सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आप शायद सुनेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएंगी। और लास्ट में ये रिक्वेस्ट ज़रूर होगा कि अगर कोई पहुंचा सकता है तो ये नेपाल टीम की जो कैप्टन है, प्रेजेंट कैप्टन संदीप लामिछाने और जो कोच है पूर्ण देशनायक सर, उन तक अगर ये कोई वीडियो शेयर करके पहुँचा सकता है तो प्लीज़ उन तक हमारी बात ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करिए। ये रिक्वेस्ट है और इसी रिक्वेस्ट के ज़रिए ही ये वीडियो बनाने की हमने कोशिश की है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कल एक और हार यहाँ पर नेपाल को मिली है। जी हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक और क्लोज हार यहाँ पर मिली है। क्या ये पहली बार हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या इसे ठीक किया जा सकता था? बिल्कुल हाँ, किया जा सकता था। लेकिन उसके लिए क्या कुछ चीज़ें करनी होती हैं, क्या नहीं करनी होती, ये कहीं ना कहीं शायद कैप्टन और कोच जो है वो मिस आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको क्लोज लॉसेस के बारे में आपसे अगर मैं जानकारी लेना चाहूँ, इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में ये पहला मौका नहीं है बल्कि ये चौथा मौका था। ये चौथा मौका था जहां पर एक आसान सा मैच जो बैटिंग टीम है वो जीत नहीं पाई। क्या पिछले 3 बार हमने ये कहाँ देखा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब ओमान और नेपाल के बीच में जब फर्स्ट बैटल हुआ था 2020 में, जी हाँ, नेपाल के घर में, तब वहाँ पर भी 18 रन से नेपाल को हार मिली थी। वो फैंस को अच्छी तरह याद होगा। वहीं पर थोड़ा सा और आगे जाने की ज़रूरत है। आप उसके बाद यूएई के खिलाफ अगर आप आ जाएँ, जी हाँ, तो यूएई के खिलाफ भी माफ कीजिएगा, यूएई के खिलाफ भी हमें एक हार देखने को मिली है। अभी जो बिल्कुल 160 रन चेज नहीं हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेटेस्ट हार देखने को मिली है, 48 रन से जो हारे थे वो मैच। और उसी के साथ आज हमने देखा लास्ट नाइट पर, जहां पर 13 रन से इतनी नज़दीकी हार हुई। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। ये 3 मैचेस डेफिनेटली जीते जा सकते थे। कोई भी रीज़न, कोई भी एक्सक्यूज़ जो है वो कैप्टन का किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं होता इन 3 मैचेस में। खास करके मैं खास करके वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 मैचेस बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट रहे हैं। कुछ भी स्कोर नहीं था सामने वाली टीम की। अगर हम बात करें 6 पॉइंट्स आराम से कलेक्ट यहाँ पर हो सकते थे, विनिंग परसेंटेज और बेहतर हो सकता था। अब यार यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पर ये आ जाती है, विनोद भंडारी की मैं बात करूँ, 47 बॉलों में वो 14 रन खेल रहे हैं एक इंटरनेशनल मैच में, वनडे इंटरनेशनल मैच में, वो भी उस वक्त जब वहाँ पर ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि इतना अंडर प्रेशर टीम चली गई हो कि एकदम शेल में चले गए। ऐसा नहीं हो गया हो कि 40 रन पे 5 विकेट गिर गए तो आपको अब यहाँ से बिल्डअप करके टीम को आगे बढ़ाना है। 140-45 पे शायद 5-6 विकेट टीम था, उसके बावजूद भी ये परफॉर्मेंस 47 पे 14। इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको क्या नजर आता है? क्या है ये? देखिए, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो विनोद भंडारी पूरे बैटिंग को ही ले लेते हैं। नहीं, आप विनोद भंडारी से शुरू करें। बिल्कुल सही। देखिए, एक्चुअली मैं विनोद भंडारी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा। जो टीम उन्हें इतना सेव कर रही है ना, ये बहुत बड़ी एक गड्ढा खोद रही है अपने लिए। अगर यंग प्लेयर है, उसे कोई कप्तान अगर सेव करता है तो वो आगे चलकर अब बहुत एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। लेकिन जब एक मतलब कहना होगा कि एक जब इतने एज, जी हाँ भाई, इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पुराने प्लेयर हो चुके हैं जो शायद कभी भी रिटायर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी रिटायर होने वाले हैं या फिर कभी भी टीम से बाहर किए जा सकते हैं। उन पर इतना ज़्यादा भरोसा करना ये टीम के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। हमने बहुत एग्जाम्पल देखा है। आप धोनी को ही उठा कर देख लीजिए। जडेजा को जब यंग थे तब उन्होंने मौका दिया। अश्विन आज रेड बॉल में कैसे हैं सब जानते हैं। भुवनेश्वर कुमार सब जानते हैं कैसे बॉलर हैं। इन सब पर उन्होंने भरोसा जताया। सुरेश रैना पर उन्होंने भरोसा रखा था। सुरेश रैना ने क्या किया है इंडिया के लिए वो सब जानते हैं। बिल्कुल। तो यंग प्लेयर पे भरोसा रखेंगे तब आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप पुराने प्लेयरों पे भरोसा रखेंगे तो वो तो रिटायर होने ही वाले हैं, उन पर कितना भरोसा रखा जाएगा ये तो खैर मालूम नहीं। और इसमें एक चीज़ और ऐड करिए, हाँ, अगर वो योगदान दे रहे हैं टीम में तो समझ में आता है। कोई ऐसा नहीं कि आप कोई पुराने प्लेयर हैं उनको टीम से बाहर निकाल दें, परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो टीम के काम आ रहे हैं तो फिर आप उनको टीम में रखिए, बिल्कुल रखिए। जब तक वो खेल सकते हैं तब वो टीम को योगदान दे सकते हैं, रखिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे पुराने हैं, हमारे बहुत चांसेस जुड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए टीम में रखना, उसकी वजह से टीम को लॉस होना, ये कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ जाता है। अगर अब सीधे मैं बैटिंग फेस में आता हूँ, ये जो बैटिंग का जो प्रॉब्लम है नेपाल का, ये लगातार चलता रहता है। कितनी बार यहाँ पर हमने देखा है कि जो बैट्समैन अगर कोई गलती करता है तो उस पर वर्क करते हुए नजर नहीं आते। दुनिया भर की प्रैक्टिस वगैरह की फोटोज जरूर आती हैं कि नेट सेशंस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बहुत प्लेयरों ने मेहनत करी, खूब पसीना बहा रहे हैं, वीडियोस हमने देखे नेट सेशंस के। क्या उस तरह के नेट सेशंस जो आपने देखे हैं, जो हमने देखे हैं अभी तक, एक इंटरनेशनल लेवल पर बॉलर्स का सामना करने के लिए काफ़ी है जिस तरह की तैयारियाँ कैंप में और ट्रेनिंग में कराई जा रही है? बिल्कुल। देखिए, साफ सीधे तौर पर कहें तो बिल्कुल नहीं।
नेट से आप इस तरीके के लेवल का इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस आप अगर सब कुछ नेट के भरोसे छोड़ देना चाहते हैं तो ये होना मुश्किल नज़र आता है। अगर प्लेयर का जब बेसिक ही ठीक ना हो तो वो कैसे करके यहाँ जब नेपाल के बैट्समैन खेलते हैं तो साफ समझ में आता है कि हर पिच पे उन्हें दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। तो इससे पिच की दोष नहीं है, इससे बैट्समैन की गलती है कि भाई बैट्समैन को कुछ आता जाता है या नहीं, सीधे तौर पे यही बात है। और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही हो सकता था कि नेपाल के बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन नेट का मौका मिले। ये बहुत एक छोटी सी चीज़ होती नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है एक बैट्समैन के लिए कि अगर उसे ओपन नेट का मौका मिले बजाय नेट के तो बहुत फ़ायदा होगा। उसके लिए फील्डिंग लगाई जाए, उसके लिए एक छोटा सा मिनी मैच टाइप का अगर हो जाए जहाँ पर बैट्समैन ओपन नेट करे तो बहुत अच्छा है। फील्डिंग उस तरीके से लगाई जाए, उस चीज़ पर अगर तैयारी कराई जाए, लेकिन ये होता नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं कराया जाता, किस वजह से ये कराया नहीं जाता। आप शायद अपने आप को बहुत इंटरनेशनल प्लेयर समझ बैठते हैं, मालूम नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से प्रैक्टिस होगी ना बैट्समैन बहुत इंप्रूव करेंगे। बिल्कुल बहुत इंप्रूव करेंगे और वहाँ पर फिर कोच की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेट सेशन में हम देखने को मिलती हैं कि सिर्फ जाके प्लेयर्स खड़े हैं, उन्होंने पैड किया, ऐसे शायद कहा जाता है कि आप पैड करिए, आपको बॉल डाली जाएगी, बस हो गया। कोई प्लान नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं किया मुझे किस तरह की बॉल्स रखनी है, क्या नहीं रखनी है। बॉलर्स को नेट पे एक चैलेंज देना, खास करके नेट वाले नेट सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो नेट नहीं है, बॉलर्स को चैलेंज देना कि आपको इस बैट्समैन को इस तरह की बॉल में आउट करना है, आपको 6 बॉल ये रखनी है और बैट्समैन को बोलना है आपको किसी भी हाल में इस बॉल में आउट नहीं होना है, किसी भी हाल में आउट नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खाली ये नहीं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। अब क्या आप क्या सोच रहे हैं, आप सिर्फ नेट करके 2-4 पैड बांध के 2-4 इधर उधर शॉट्स घुमा के आप इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े बड़े प्लेयर बॉलर की मैं बात करूँ, बिलाल खान, सौरभ नेत्रकर हो, उसके बाद डायन बस हो, जेडी स्मिथ हो, साफियान शरीफ हो, इस तरह के बॉलर्स का सामना आप सिर्फ 1-2-4-6 बॉल नेट पे खेलकर सामना कर लेंगे? ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप कितने भी साल और नेट करते रहिए, इस तरह की प्रॉब्लम बीच में लगातार आती ही रहेगी। एंड यहाँ पर संदीप की कैप्टनसी की बात करें, हमने देखा अभी जो लेटेस्ट मैच हुआ ओमान के खिलाफ, बहुत पुअर ब्लंडर यहाँ पर हुआ। कई सारे मैंने सुबह सुबह उठ के मैंने जब हमने अपना एनालाइज कर लिया था, उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर फिर मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े इंटरनेट पर जो थे, जो लोकल नेपाल के इंटरनेट के आर्टिकल्स थे, वहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स एडिटर्स वगैरह थे, उन लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ पर गौर किया कि उन्हें भी लगता है कि इस इनिंग को कंट्रोल किया जा सकता था, कुछ और इस्तेमाल किए जा सकते थे दिशान मकसूद के खिलाफ। जैसे कि हमने कहा हमारे एनालिसिस में कि डेफिनेटली सुशांत भारी को लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ यूज़ ना करना ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर रहा है। अब मैं आपसे सीधे पूछना चाहूँगा, स्पिनर्स के खिलाफ क्या मसला है संदीप लामिछाने का? अभी तक 7 मैचेस उनके अंडर में वनडे इंटरनेशनल में टीम ने खेले हैं संदीप के अंडर में। वहाँ पर प्रॉपर जो स्पिनर है, जो प्राइम स्पिनर्स होते हैं, प्रॉपर संदीप लामिछाने प्रॉपर स्पिनर्स को 3 बार मौका टीम में मौका दिया गया है, प्लेइंग में मौका दिया गया है, और उसमें से सिर्फ 12 ओवर कराए गए हैं। ये क्या रीजन समझ में आता है? ये क्या होगा? देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके लिए तो समझने के लिए सीधा एक तरीके से समझा जा सकता है कि शायद वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं एज अ कैप्टन या एज अ लीडर। कहते कुछ और हैं, बोलते हैं कि हाँ बिलीव है, अब टीम वर्क है, ये है, पर वो ग्राउंड में दिखता तो बिल्कुल नहीं है। आपको अपने ऊपर ज़रूर भरोसा है, ये कहीं ना कहीं है कि हाँ मैं 10 ओवर डालकर मैं विकेट ले सकता हूँ। लेकिन यही सेम एग्जैक्टली सुशांत भारी पर जब बात आती है या सागर ढक्कल पर जब बात आती है तो कोई भी स्पिनर हो, उस वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है। आप मैं को लेके चल रहे हैं, शायद हम को लेके नहीं चल रहे, इस वजह से टीम उसका खामियाजा भुगत रही। बिल्कुल, यहाँ पर आप खुद देखिए 30 ओवर मिल सकते थे स्पिनर्स को, वहाँ मिले हैं सिर्फ 12 ओवर। ये अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान करता है। कल भी सुशांत भारी को 10 ओवर दिए, 4 ओवर में 17 रन, क्या बुरा किया उन्होंने? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उनको बॉलिंग क्यों नहीं दी गई। पहले भी ऐसे ही हुआ है कि अगर अच्छा मान लीजिए किसी मैच में अगर वो रन्स के लिए जा भी रहे हैं, कोई स्पिनर्स को काफ़ी कुटाई होगी, रन्स के लिए चले गए, तो सेकंड स्पेल भी तो होता है। दुनिया में ऐसा कौन सा बॉलर है जो रन्स के लिए नहीं गया हो? कितने बड़े बड़े स्पिनर्स को हम देखते हैं, यही अश्विन जो इतने अच्छे हैं, कभी कभी रेड बॉल में उनकी भी धुनाई हो जाती है, बिल्कुल होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब बॉलर हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बॉलर्स की, अगर मैं बात करूं तो जो रन्स के लिए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें दे ही ना, ओवर ही ना दें। आप उनको टीम में ले रहे हैं, फिर भी 30 ओवरों में से सिर्फ 12 ओवर करा रहे हैं, वो 18 ओवर आप कभी किसी और पार्ट टाइमर से करा रहे हैं, तो फिर उनको लेने का फायदा क्या हो? मुझे समझ नहीं रहा कि सुशांत भारी को कल आके टीम में लिया क्यों गया था। एक जगह क्यों भरी गई, जब उसकी जगह में किसी आप ऑलराउंडर को ही ले लेते।
शायद कुछ बैटिंग से रहना चाहता। ये संदीप लामिछाने की बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत नजर आई है। कप्तानी में बॉलिंग रोटेशंस में बहुत ज़्यादा पुअर हो जाते हैं वो, और वो 50 ओवर के मैच को 20 ओवर समझकर ख़त्म करना चाहते हैं कि 20 ओवर में शायद मेरा काम हो गया एज अ कैप्टन, अब 30 ओवर तो मैं इंडिविजुअल के लिए जाऊँगा। बिल्कुल सही, ये तो मेंटेलिटी बताती है। ये हम भी आपस में बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि ये हर चीज़ को T20I क्रिकेट समझ रहे हैं, वनडे का कोई लेना देना नहीं है। कोच या कप्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि हम वनडे गेम खेल रहे हैं, ODI है ये। T20I में तो एक बॉलर या एक बैट्समैन अंधाधुन बल्ला चलाता है, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं कौन कौन से शॉट आजकल तो आ भी गए, समझ में भी नहीं आता, लेट ठेठ के पता नहीं कौन से। लेकिन ये ODI क्रिकेट है, यहाँ पर आपको टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन, प्रॉपर प्लानिंग, सिचुएशन, सबका रेस्पेक्ट करना होगा। सामने कौन सा बॉलर है, कौन सा स्पिनर है, कौन सा विकेट कीपर है, सबको इज्जत देने की ज़रूरत है। ये ODI और टेस्ट गेम तो खेल अलग ही है, ये ODI गेम है, T20I नहीं है जहाँ एक बैट्समैन आया 10 बॉल में 50 मार दिए या कुछ हो गया। उसी जोन में रखते हैं कि संदीप अभी भी है और कोच भी उसी जोन में नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं इसी से रिलेटेड और कहना चाहूँगा, T20I में आप कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग ग्राउंड के बाहर से करके आइए, कितनी भी चीज़ें करके आइए, वो आपको ऑन द ग्राउंड बिल्कुल भी काम नहीं है, कभी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज कौन सा बैट्समैन खतरनाक रूप अपनाने वाला है, रावण वाला रूप अपनाने वाला है, कभी पता नहीं है। कोई 20 बॉल में 70 मार दे, कोई 30 पे 80 मार दे, कोई पता, कुछ आउट ऑफ सिलेबस वाले बैटिंग भी हो जाती है। लेकिन वनडे क्रिकेट में ऐसा नहीं है। वनडे क्रिकेट में आपको प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और सिचुएशंस के साथ यहाँ पर कप्तानी करने की ज़रूरत होती है, जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। 5-10% ही हार्डली नज़र आता संदीप की इस कप्तानी में, क्योंकि डेफिनेटली मैं अभी भी मानूंगा 212 रन किसी भी हाल में बनने नहीं थे। वहाँ पर बहुत ही पुअर कप्तानी की वजह से वो स्कोर कहीं ना कहीं खड़ा हुआ। और बैटिंग में अगर मैं वापस आऊँ यार, तो जिस तरीके की बैटिंग अब देखने को मिलता है, एक प्लेयर को एक स्क्वाड में लिया जाता है, उन्हें या तो मैच नहीं मिलता या फिर मैच मिलता भी है तो एक मैच मिलता है और उसमें जो 10-15 रन करते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है बिना किसी रीज़न के। फिर 2-3 साल पुराना कोई प्लेयर उठा के टीम में लाया जाता है, फिर उसको ओपनिंग भेज दिया जाता है, किसी को 2 डाउन भेज दिया जाता है, कभी किसी को रोहित को 1 डाउन भेजा जाता है, कभी आरिफ को 1 डाउन भेज देते हैं, कभी आरिफ को नीचे कर देते हैं। पता चला किसी दिन विनोद भंडारी को ओपनिंग करा दिया। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये क्यों होती हैं यान आपके हिसाब से इस टीम में हो रही है, और इसी टीम में ये लगातार देखने को मिल रहा है। बाकी 6 टीमों में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही, बिल्कुल भले वो कितना भी हार रहे हैं। बिल्कुल नहीं मिलेगी भी नहीं। वहाँ पर एक अच्छा प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ उतरा जाता है, वहाँ समझा जाता है कि ये ODI क्रिकेट है। यहाँ पर इस चीज़ को मजाक से शायद लिया जा रहा है, लाइटली लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जा रहा है। कोई एक्शन लेना देना है नहीं। अगर एक्शन होता तो ज़रूर आप काम करते हुए दिखते। एक्शन का रिएक्शन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीज़ नज़र ज़रूर आती कि भाई हाँ हमें किसी चीज़ का डर है, लेकिन शायद किसी चीज़ का डर है नहीं। सीनियर कोई टीम में इतने मौजूद है नहीं जो कुछ प्रेशर डाल सकते हैं या कुछ बोलेंगे तो कुछ शर्म आएगी। कोई सीनियर होता वो कुछ बोलते तो शर्म भी आती कि हाँ चलिए कुछ सीनियर कह रहे हैं तो शर्म के लिहाज से कुछ चेंज कर ले। लेकिन सॉरी टू से पर यहाँ कोई सीनियर भी, इतना बड़ा सीनियर भी है भी नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस वक्त स्क्वाड में ऐसे कोई सीनियर है भी नहीं। खैर यहाँ पर अब बारी आ जाती है, ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो हुआ सो हुआ आप हर बार नहीं कह सकते, क्योंकि जो हुआ वो आपके साथ 2 पॉइंट भी लेके चला गया। और इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ है क्लोज कॉन्टेस्ट हारे यहाँ, यानी 6 पॉइंट नेपाल अब तक वेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी हम चाहेंगे कि हम बताएं ताकि कुछ फैंस भी समझ पाए, और अगर कहीं कोई शेयर कर पाया संदीप तक अगर ये पहुँच गया तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। अब यहाँ पर USA के खिलाफ मैचेस हैं, 2 लेफ्टी उनकी टीम में है, गजानन सिंह और स्टीवन टेलर। उनके खिलाफ कम से कम अब थोड़ी सी बेहतरीन कप्तानी यहाँ पर देखने की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए आप एक झटका तो लगा है और उम्मीद करेंगे कि उससे वो सुधरे, उससे कुछ हो, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग फैक्ट के हिसाब से जाए, अपना एक आइडिया लेके ना आए, या यूँ कहूँ कि एक आइडिया कि क्रिकेट में एक रूल ही चेंज कर दें कि लेफ्टी को शायद कोई ये कर सकता है वो कर सकता है, पर ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर इंस्टेंस में ऐसा होता है कि जब बॉल स्पिन होती है या सीम स्विंग हो रही है या कुछ हो जाए, लेकिन जब विकेट नहीं गिर रहा तो आप आपको याद होगा जी हाँ, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा जल्दी। मनसे का विकेट नहीं गिर रहा था जब ओमान और स्कॉटलैंड का मैच चल रहा था। मनसे और अयान खान और मनसे की लड़ाई भी हो गई थी उस मैच में। विकेट नहीं गिर रहा है, जिशान मकसूद ने ऑल ऑफ अ सडन अयान खान को लगा दिया, और अयान खान ने अपनी पहली ही बॉल में जॉर्ज मनसे का विकेट लिया सीधा स्लिप में जाके। और अयान खान और जॉर्ज मनसे की थोड़ी बहस भी। अयान खान क्या है सबको मालूम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और जॉर्ज मनसे क्या है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो भी सबको मालूम है।
ऐसे बहुत इंसिडेंट हैं, कई एग्जांपल आपको हम गिना सकते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो है वो लेफ्ट हैंड बैटर्स को डेफिनेटली दिक्कत पैदा करते नजर आएंगे, चाहे वो सामने वाला बैट्समैन कितना भी बड़ा कैलिबर का क्यों ना हो, वो एक ना एक बार उसमें डगमगाएगा जरूर। ये दिक्कत होती है। स्टीवन टेलर और गजानन सिंह यहाँ पर है, इनके खिलाफ देखना होगा कि अब कहीं ना कहीं ये ध्यान उनका जाता है कि नहीं, स्पिनर्स को वो जब टीम में लेते हैं तो उनको पूरे ओवर क्यों नहीं दिए जाते। किशोर महातो को टीम में ले लिया, चलिए नहीं लिया, लेकिन आपने सुशांत भारी को तो लिया, उनको तो भरोसा दिखाइए। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप क्यों सेकंड स्पिनर को, प्रॉपर स्पिनर को टीम में एस्टैब्लिश नहीं होने देना चाह रहे हैं। 7 वनडे में सिर्फ 12 ओवर आपने अभी तक बॉलिंग दी है। पवन श्राफ को मिलेगी, पवन श्राफ बैटिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। प्रॉपर स्पिनर जो है दीपेंद्र सिंह यारी भी नहीं, दीपेंद्र सिंह यारी टीम बैटिंग बैट्समैन से जबरदस्ती बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। प्रॉपर स्पिनर को आप ओवर ही नहीं देते कि ऐसा कि नहीं मेरे अलावा भी कोई स्पिनर हो जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। यहाँ पर यूएस के खिलाफ अब ये भी है, कई यूएस के खिलाफ ऐसा नहीं कि स्टीवन टेलर आए और अपने पहला ही ओवर सुशांत भारी को दे दिया। अब ये भी नहीं, ये भी गलती नहीं। तो नई बॉल से करण केसी, सोमपाल कामी को आप 3-3 ओवर दीजिए। अगर स्टीवन टेलर अभी भी आउट नहीं हुए तो आप तुरंत 7वां ओवर सुशांत भारी को ट्राई करिए, 3 ओवर का स्पेल डालिए, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एट द एंड कोच सर के लिए आपके पास क्या है कुछ कहने के लिए, क्योंकि कोच सर से क्या कोई कह सकता है, उनको सब कुछ पता है, वो ऑन ग्राउंड उन प्लेयर्स के साथ है, लेकिन फिर भी इतना जरूर पता है कि जो वो नेट्स करा रहे हैं, जो वो ग्राउंड में मेहनत करवा रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फोटो सेशन ही हो रहा है, कुछ उससे फायदा नहीं हो रहा, शायद उसमें क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और इसे ठीक करने की जरूरत है। थोड़ा ग्राउंड पे रहिए सर, थोड़ा सा ग्राउंड पे रहिए, आपसे इतनी उम्मीद करते हैं, थोड़ा तो ग्राउंड पे रहिए। 5-6 ओवर के लिए आप कम से कम फील्डिंग के टाइम पे ग्राउंड पे रहिए, थोड़ा बताइए। फील्डिंग के टाइम पे बहुत हॉरिबल मिस्टेक करते हैं संदीप, जो बैटिंग के इतना नहीं, लेकिन फील्डिंग वो तो वहीं डंप हो जाता है, वो तो वहीं ब्लंडर हो जाता है जब टीम सिलेक्शन होती है, पर फील्डिंग के वक्त बहुत ज़्यादा एक हॉरिबल मिस्टेक नजर आती है। तो प्लीज़ उस टाइम थोड़ा सा ग्राउंड में आए, बाकी तो आप बहुत बड़े हैं, आप समझदार हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है सर, 1922 में 60 ओवरों का क्रिकेट या फिर 60 ओवर का क्रिकेट में 180, 190, 200, 210 रनों को फिर भी बहुत माना जाता था। लेकिन आज 2022 का क्रिकेट है सर, अगर इसमें भी आप 1922 की तरह तैयारियां करवाएंगे, वो सोच के प्लेयर्स रखेंगे, तो फिर किसी भी हाल में इस टीम का भला होता हुआ नजर नहीं आएगा। प्लेइंग 11 की दोबारा से मैं वही कहना चाहूँगा, वही प्लेइंग 11 रखने की कोशिश करें जो हमने पहले मैच के लिए कहीं ना कहीं कही थी। बाकी पता नहीं कि अब संदीप लामिछाने क्या करने वाले हैं, लेकिन उम्मीद है कि कुछ इसमें हमें बेहतर कप्तानी देखने को जरूर मिलेगी। 50 ओवर कप्तानी देखने को मिलेगी, 20 ओवर की नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, डिस्कशन करिए क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती है यूएसए मैच के खिलाफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्या पता वीडियो कहीं तक पहुँच जाए जो हमने मकसद से ये वीडियो बनाया है। फिलहाल इस वीडियो में